आप सबको मैं अपनी ओर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जैसा कि भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तरी मैदान के बारे में चर्चाएं हो रही है, इस उत्तरी मैदान में से हम लोग जितने भी हैं प्रादेशिक वर्गीकरण उसको डिवाइड कर दिए थे, 4 भागों में बांटे थे प्रादेशिक वर्गीकरण में। पश्चिम से पूरब की ओर एक राजस्थान का मैदान, एक पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, और गंगा को भी 3 भागों में बांटे थे, उत्तरी गंगा, ठीक है, मध्य गंगा और निचली गंगा। इसका चौथा जो भाग है वो था आपका असम का मैदान, जो पिछले क्लास में चर्चाएं कर चुके थे। आज का टॉपिक उसी उत्तरी मैदान को क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण क्रम में बांटेंगे, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण। ये है जो भाग वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण भाग है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ भाग में बांटने का प्रयास करेंगे। चलिए, उत्तर से दक्षिण भाग में कितने वर्गों में बांटा गया, इसको 5 वर्ग। ये 5 वर्ग कौन कौन से 5 भागों में बांटा गया? सबसे पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा बांगर, चौथा खागर और पांचवा एक चैप्टर में एक भाग में इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग देख चुके थे उत्तरी हिस्सा को, जो है हिमालय पर्वत का विस्तार, ठीक है। ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का वर्गीकरण भी किए थे हम लोग। हिमालय पर्वत को वर्गीकरण करके बांटे थे 4 हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्सा था, पहला जो था वो था ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा महान हिमालय, तीसरा निम्न हिमालय, और चौथा क्या था? शिवालिक हिमालय। क्या था? ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। ये 4 हिस्सों में बांट दिए थे हिमालय को। क्या हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में बांटे तो वही हमारी भारत की भूमि समाप्त हो जाती है? नहीं, उसके नीचे का स्तर अर्थात हिमालय के परिपाद में, अर्थात हिमालय की जो गिरिपाद क्षेत्र है, गिरि मतलब होता है पर्वत और पाद मतलब चरण, पाद मतलब पैर, नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो इस हिमालय का सबसे निचला हिस्सा शिवालिक था, उसके नीचे, ठीक है, यहाँ एक प्लेन भूमि आता है, प्लेन भूमि, प्लेन क्षेत्र आता है। इस प्लेन क्षेत्र का विस्तार को हम लोग देख चुके थे, जिसका नाम था उत्तरी मैदान। इसका क्या बोलेंगे? उत्तरी मैदान भूमि, ठीक है। ये उत्तरी मैदान है, ये पूरा प्लेन भूमि उत्तरी मैदान है, जिसका निर्माण हम लोग पढ़ चुके थे। हिमालय से निकलने वाली नदियां और कुछ प्राकृतिक पठार से निकलने वाली नदियों ने क्या किया है, इसको अपने से पाटने का काम किया है, धरने का काम किया इस द्रोणी को, और इस प्लेन भूमि का निर्माण किया है। अब आगे समझते हैं यहाँ पे कि पश्चिम से पूरब इसको तो 4 भागों में बांट दिए। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण के हिस्सों में बांटने का प्रयास करेंगे। ये उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ की है। ये किसका वर्गीकरण है? भौतिक वर्गीकरण है, उच्चावच की दृष्टि से वर्गीकरण है, या तो फिर मृदा में उपस्थित कणों के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग यहाँ देखेंगे, फिर दूसरा भाग देखेंगे, फिर तीसरा भाग देखेंगे, फिर चौथा भाग देखेंगे, और लास्ट 5वां भाग देखेंगे। तो पहला भाग क्या कहलाता है आपका? भाबर, इसको क्या बोलेंगे? भाबर। दूसरा भाग को बोलेंगे तराई, क्या बोलेंगे? तराई। तीसरा भाग को बोलेंगे बांगर, ठीक है। चौथा भाग को बोलेंगे खागर, ठीक है। और 5वें भाग को बोलेंगे। चलिए अब यहाँ से समझते हैं, एक ग्राफ और हम बनाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग खुद उसका जवाब दीजिए। ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, अभी देख लिए हम लोग। ये हिस्सा जो था वो था शिवालिक, हिमालय का दक्षिणतम भाग, हिमालय का दक्षिण हिस्सा, ट्रांस, महान, निम्न, शिवालिक है। शिवालिक के बाद कौन शुरू होता है? उत्तरी मैदान। इसका मतलब है शिवालिक के नीचे वाला हिस्सा नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? उत्तरी मैदान। हम इसको ग्राफ से बताने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होता क्या है कि इन क्षेत्रों से, उत्तर से दक्षिण हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों ने, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों ने क्या कर दिया है अपने साथ में? हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है और ये उत्तरी मैदान एक प्लेन भूमि है, एक मैदानी भाग है। तो हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियां
उत्तरी भाग से बहने वाली नदियां, हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियां, उसकी धाराएं, उसकी गति क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, इसकी गति बड़ी तेज होती है। देख रहे हो ध्यान से, क्यों? क्योंकि ढाल अधिक होता है। नदियां की धाराएं किधर बहती है, ऊपर से नीचे, उच्च भूमि से नीच भूमि की ओर, ऊंचे स्थल से नीचे स्थल की ओर। क्यों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से वो नीच भूमि की ओर नदियां प्रवाहित होती है। जैसे ही ये उच्च भूमि से नीच भूमि पे आ रही तो इसकी धारा तीव्र होगा, ठीक है, क्या होगा, धारा तीव्र होगा। लेकिन जैसे ही ये एरिया आ गया, प्लेन एरिया आ गया, मैदानी क्षेत्र में नदियां प्रवेश कर गई, तो उसकी प्लेन भूमि में आने के कारण से उसकी बहने की गति जितना तेज रफ्तार से यहाँ बह रहा था पर्वतीय क्षेत्रों में, क्या उतनी तेज रफ्तार से मैदानी क्षेत्रों में बहेगी नदियां? नहीं। उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात इन क्षेत्रों में नदियां का गति जो है वो मंद हो जाती है, मंद हो जाती है। मंद मतलब कम हो जाती है, धीरे धीरे बहती है इसकी गति, ठीक है, गति धीरे धीरे होती है। आप देखिए ध्यान से समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टेड है ये, एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। पूरा पांचों भाग एक ही साथ, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे आपको, पांचों एक साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इतनी तीव्र गति से बह रही थी नदियां, तो अपने साथ में बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े चट्टानों को बहा करके ला रही थी, काफी तीव्र गति से बह रही थी। इसके वजह से बहा के ला रही थी बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को बहा बहा करके ला रही थी, ठीक है। अब ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को बहा बहा के ला रही है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को बहा बहा के ला रही है, तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को यहाँ गति मंद हो गया, तो मंद हो गया, यहाँ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े क्या हो गए, जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि अब उसको बहने की गति, नदी की प्रवाहित धारा की गति अब उतनी तेज नहीं है जितना तेज कहाँ बह रही थी, पर्वतीय क्षेत्र में। अब उस बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े को बहा करके आगे नहीं ले जा सकती है, वहां क्या कर देती है, वो छोड़ देती है। कहाँ छोड़ देती है, तराई क्षेत्र में, सॉरी तराई क्षेत्र बोलते हैं, गिरिपात क्षेत्र में। गिरिपात मतलब होता है पर्वत के निचला हिस्सा, इसको गिरिपात कहते हैं, ठीक है। यानी पर्वत का नीचे भाग, पर्वत का नीचे भाग शिवालिक, शिवालिक के निचले हिस्से में, शिवालिक का निचला हिस्सा मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, और यही मैदानी क्षेत्र का पहला भाग कहलाता है, ठीक है। यानी हिमालय के बाद पहला भाग जो कहलाता है उसी का नाम है भाबर, ठीक है। अब ये भाबर जो होता है वो चट्टानों के, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है, इन टुकड़ों को कहा जाता है, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को गुटिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गुटिका कहा जाता है। अब समझिएगा, गुटिका का भी वर्ड आएगा तो समझ लेना, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के बड़े बड़े, चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े को गुटिका कहते हैं। अब ये गुटिका का यहाँ जमा कर दिया, क्योंकि अब नदी की बहने की धारा उतनी तेज नहीं थी, इन गुटिकाओं को, इन पत्थर के टुकड़ों को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते। अब उसको नहीं बहा सकती है, कैपेसिटी अब उसका नहीं है उतना, क्योंकि उसकी गति कमजोर हो गई है। अब कमजोर होने के कारण से अब कभी भी गिट्टी बड़ा बड़ा रखिए, चट्टान बड़ा बड़ा रखिए, ठीक है। अब नदी की धारा, पानी इस पर उछल दीजिए, गिट्टियों पर पानी उछल देते हैं, पानी गिरता है तो गिट्टी ऊपर से बहता है पानी, तो गिट्टी नीचे से बहता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो कण हैं यहाँ, पत्थर के जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, उन पत्थरों के, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में ये क्या हो जाता है, बीच बीच हिस्सा में गैप होता है, क्योंकि वो जुड़ नहीं पाता है सही ढंग से, ठीक है, सही ढंग से जुड़ नहीं पाता है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप छूटिए जाएगा। उन गैप के माध्यम से क्या हो जाएगा, उन पानी का, नदी का जो धाराएं, वो धाराएं क्या हो जाती है, ऊपर, पत्थर के ऊपर ना बह करके पत्थर के नीचे से भूमि को, जमीन को छूते हुए प्रवाहित होती है नदियां, ठीक है। और ये जो नदी था, अब देखिए यहाँ कई धाराओं में बढ़ करके बह रहा है, इधरों बह रहा है, इधरों बह रहा है, ठीक है, कई धारा में बह रहा है। अब बताइए यहाँ पे इस स्थिति में कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, पहला एरिया, पहला एरिया क्या था, भाबर, ठीक है। ये भाबर एरिया में चट्टान के टुकड़ों के कारण से उसमें रंध्र ज्यादा होते हैं, गैप ज्यादा होता है, नदी का जल नीचे से प्रवाहित होता है, ऊपर नहीं दिखता है। जब ऊपर नहीं नदी दिखेगा तो उसको कहा जाता है छिपता हुआ नदी, ठीक है, छिपता हुआ नदी।
द सौरो ऑफ रिवर, ठीक है, द सौरो ऑफ रिवर, छिपता हुआ नदी यहाँ कहा जाता है। यहाँ तक नदी दिखाई दिया आपको शिवालिक तक है, अगर बाद नदी दिखाई देगा गायब हो जाएगा, नदियाँ क्या हो जाती है यहाँ पे गायब हो जाती है। बोले रे भगवान का क्या चमत्कार है, ये लीला है, कितना अपरंपार कि नदी यहाँ तक दिखा कर बात तो नदी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चल रहा है, कहाँ भाग गया नदी से। ये भगवान का अपरंपार लीला नहीं है, ये प्रकृति का देन है, ठीक है, प्रकृति की रचना है, ये भाबर का क्रिया है। यहाँ चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो ऊपरी भाग से नदी प्रवाहित नहीं होती है, नीचे सतह से प्रवाहित होती है, जिसके कारण से वहाँ नदी छिप जाती है, गायब हो जाती है, इसलिए इसको छिपता हुआ नदी कहा जाता है। अब बोलिएगा सर भाबर है क्या चीज आपकी? तो भाबर क्या है कि इस शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक तो उत्तर हुआ, उसके दक्षिण में कौन हुआ? भाबर क्षेत्र। शिवालिक के दक्षिण में कितना किलोमीटर जानते हो? 8 से 16 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेप पाया जाता है। गुटिका क्या बताए? पत्थर के टुकड़ों। 8 से 16 किलोमीटर तक चट्टानों के टुकड़े का निक्षेप, निक्षेप मीन्स होता है जमाव, ठीक है, चट्टानों के टुकड़ों का एक निक्षेप पाया जाता है। इसी पट्टी को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। क्या बोलेंगे? शिवालिक के दक्षिण में। क्वेश्चन क्या रहेगा? भाबर किसे कहते हैं? क्या आंसर होगा? शिवालिक के दक्षिण में स्थित, ठीक है, चट्टानों के गुटिका के निक्षेप को भाबर कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर होती है। जहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर तक होती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर तक, ठीक है। ये है इसका भाबर की विशेषता। भाबर, अब बताइए, यहाँ खाली चट्टान के टुकड़े हैं, पत्थर के बड़े बड़े शैल के टुकड़े हैं, यहाँ मिट्टी के कण है क्या? नहीं, मिट्टी के कण अभी भी बह रहा है। चट्टान को खाली बहा नहीं पाया था, यहाँ छोड़ दिया नदियाँ, तो मिट्टी के कण नहीं था, क्या यहाँ के लोग खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो खेती नहीं हो पाएगा तो यहाँ के लोग खेती नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो मुख्य व्यवसाय क्या होगा यहाँ के लोगों का? पशुपालन। क्या होगा? कहाँ के लोगों का? भाबर के लोगों का। अब भाबर के बाद दूसरा हिस्सा आता है तराई। इसको क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। अब तराई क्षेत्र में जैसे ही आएगा नदियाँ, जैसे ही प्रवाहित होगी नदियाँ तराई क्षेत्र में, तराई भूमि पर, इस तराई भूमि पर जैसे ही नदियाँ आएगी यहाँ पे, तो जैसे यहाँ छुप गया था नदियाँ ना, फिर वही नदी अब यहाँ पे क्या हो गया? चट्टान के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पत्थरों के कण बहुत छोटे छोटे, बड़के को तो वही रोक लिया, लेकिन अब यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे नदियाँ ऊपर में क्या होती है? दिखाई देने लगती है, पुनः वापस दिखने लगता है नदी। जो यहाँ छिपी हुई थी नदियाँ ना, वो नदियाँ यहाँ फिर दिखने लगेगा, तो दिखने लगेगा नदियाँ यहाँ पे, दिखने लगेगा तो उसको बोलते हैं क्या चमत्कार है, यहाँ छिप गया था नदी, यहाँ दिखने लगा था नदी, ठीक है। तो दिखने कारण है कि यहाँ पे छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे कण, गिट्टी जैसा छोटा छोटा बालू जैसा कण होता है, यहाँ पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देती है। और नदियाँ दिखाई देती है तो इस क्षेत्र में पानी का जमाव इतना अधिक होता है, पानी का जमाव इस क्षेत्र में इतना ज्यादा पाया जाता है। इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तराई की बात कर रहे हैं। तराई क्षेत्र में पानी का जमाव इतना अधिक होता है कि मच्छरों का घर माना जाता है। मलेरिया का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, मलेरिया बहुत अधिक मात्रा में यहाँ फैलता है, ठीक है, मच्छरों का घर माना जाता है, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अब रही बात, यहाँ खेती नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ मिट्टी के कण जमा हो गया, यहाँ की भूमि क्या होगी? उपजाऊ होगी, मतलब यहाँ के लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। तीसरा भाग जो पढ़ रहे हैं वो तीसरा भाग है बांगर। तो बांगर सबको पता होगा, ये पुराने जलोढ़ मिट्टी है। कैसे जलोढ़ मिट्टी है? तो जो कल क्लास में बताए थे कि पुराने जलोढ़ मिट्टी बहुत साल पहले तक क्या आया था? बाढ़ आई थी, नदियाँ आई थी, जो कि हिमालय तक फेंक दिया था, फिर वैसा 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल में वैसा कभी बाढ़ ही नहीं आया, तो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो गया? पुराना हो गया है। तो जरूर मिट्टी, लेकिन पुराना हो गया। वो पुराना मिट्टी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है। पहले जब नया था तब उपजाऊ था, लेकिन अब उपजाऊ ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से ये पुरानी जरूर मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है? बांगर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसी तरह चौथा भूमि है जिसको कहा जाता है खादर। ये खादर किसको कहेंगे? नया जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे?
नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये जलोढ़ मृदा हर एक साल बाढ़ नदियों में लाती रहती है, जिसके कारण अवसाद का निक्षेप हर एक साल होता है और ये मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसके खादर के नाम से जाना जाता है। अब नदियां बहते 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 कहाँ पर जाएगी? नदियां निकल करके जब किसी स्थिर जल में, स्थिर जल कहाँ का होता है? समुद्र का, सागर का, डैम का, वहाँ पे नदियां जाती है। तो नदियां जाएगी तो वहाँ पे क्या बनाएगी जानते हो? यहाँ पे क्या बनाती है? तो विशेष रूप से अपना मुहाना, इसको मुहाना कहते हैं। मुहाना और संगम में अंतर है। जब दो नदियां आपस में मिलती है एक दूसरे से, उस स्थान को संगम स्थल कहते हैं। और जब कोई भी नदी किसी स्थिर पानी से जाकर के मिलता है, स्थिर पानी डैम का हो सकता है, झील का हो सकता है, सागर का, समुद्र का, ककरो भी हो सकता है, तो वहां जब मिलेगी नदियां उसको मुहाना कहा जाता है। तो मुहाने पर क्या होता है? जितना भी अवसाद बहा करके लाया था, तो वहां पे मुहाने पर उसकी गति क्या हो जाती है? पूरा धीमा गति हो जाता है। तो धीमा गति होने के कारण से, ठीक है, वो धीमा गति होने के कारण से जितना भी अवसाद लेकर के आया यहाँ जमा करते गया, इस तरह से जमा करते जाता है अंदर तक में। जो क्या होता है? एक जलोढ़ का निक्षेप होता है, वहाँ रह सकता है, लोग खेती कर सकता है, समुद्र के अंदर तक किनारे से घुस जाएगा, नदी का किनारा ये स्थल बना देगा। इसी को कहा जाता है डेल्टा। जो कैसी आकृति की होती है, त्रिभुजाकार भी होती है, पंजाकार भी होती है, ठीक है, बहुत तरह का होता है, आपका चापाकार भी होता है। तो अभी हम लोग इसका डेल्टा इसको कहा जाता है, इसी का नाम है डेल्टा। ये डेल्टा कहलाता है, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पांचों भूमि आपका समाप्त हुआ, मैदानी भाग। नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे हम लोग तो पर्वतीय भाग से आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार से भाग से आगे करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। उसका भी बहुत अच्छा टॉपिक्स है, अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में, अगर मन लगा करके पढ़िएगा तो। ये आपका टॉपिक आज का उत्तरी मैदान समाप्त हुआ। धन्यवाद आप सब लोगों को। जय हिंद।